नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में हिंसा का दौर रुकता नहीं दिखाई दे रहा। चुनावी हिंसा तेज होती जा रही है, तो वहीं 17 साल बाद पूर्व पीएम खालिदा जिया का बेटा बांग्लादेश वापस लौट आया है। तारिक रहमान का बांग्लादेश में उनके समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया है। बीएनपी की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बांग्लादेश का मीडिया भी दावा कर रहा है कि चुनाव में बीएनपी को जीत मिल सकती है, बस चुनाव होना चाहिए और ये निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पर आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव टालना चाहते हैं और इसी के चलते हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके सहारे चुनाव टाले जा सके। लेकिन बढ़ती हिंसा ने यूनुस की परेशानी बढ़ा दी है। यूनुस के करीबी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो यूनुस के मंत्री के इस्तीफे से कैसे संकट में फंसी सरकार। बांग्लादेश में बदलते हालात पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एप्स्टीन फाइल्स में बड़ा खुलासा। ट्रंप के रिजॉर्ट में होती थी अश्लील पार्टियां, पार्टी में सभ्य महिलाओं को आने की नहीं थी इजाजत। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की इमरान खान को धमकी, दबाव में नहीं आएगी सरकार और सेना, अभी और होगी सख्ती। अमेरिका और यूक्रेन के बीच तैयार हुआ सीजफायर का समझौता। 20 सूत्रीय फॉर्मूले से यूक्रेन और रूस के बीच थम सकती है जंग, लेकिन रूस को मनाना आसान नहीं। कई शर्तों पर पुतिन को हो सकती है आपत्ति। और चलते चलते में देखेंगे धरती पर इंसान के बाद किसका होगा दबदबा। स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गजा में युद्ध विराम पर संकट के बादल। बम धमाके में एक सैनिक हुआ घायल। इजरायल का ऐलान, जल्दी करेंगे पलटवार। पेंटागन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अमेरिका से भारत को दूर करना चाहता है चीन, इसलिए एलएसी पर दोनों देशों के बीच दिख रही है शांति। शराब बिक्री पर पाकिस्तान की दोहरी नीति आई सामने। सरकार ने कहा इस्लाम में शराब हराम, लेकिन डॉलर के बदले शराब खरीदना जायज। 50 साल बाद शराब के एक्सपोर्ट से हटाया प्रतिबंध। रूस का याकुतिया बना दुनिया का सबसे ठंडी जगह। तापमान पहुंचा -56 डिग्री। मौसम वैज्ञानिकों का दावा, अभी और गिरेगा तापमान, -60 डिग्री पहुंचेगा तापमान। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद वापस लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट पर उनका बीएनपी समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में रहमान को अभी सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से मोहम्मद यूनुस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो आवामी लीग को भी चुनाव में हिस्सा लेने दे, लेकिन यूनुस ने साफ कह दिया है कि आवामी लीग से वो प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। ऐसे में बीएनपी के लिए रास्ता काफी हद तक साफ होता दिखाई दे रहा है। बस चिंता मोहम्मद यूनुस है, जो देश को नफरत की आग में झोंक चुके हैं, जिसके सहारे वो चुनावों पर भी असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस की शह पर जमात इस्लामी बांग्लादेश में तेजी से मजबूत हुई है। ढाका यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में पहली बार उसकी जीत के बाद अब कोई उसे कमजोर नहीं मान रहा है। ऐसे में बीएनपी के लिए रास्ता आसान भी नहीं माना जा रहा है। यानी यूनुस ने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाकर बीएनपी को जितनी राहत दी है, उतनी ही मुश्किल यूनुस की नीतियों ने बढ़ा दी है। ऐसे में बीएनपी को रहमान से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, जो अब लौट आए हैं। शेख हसीना की सरकार में रहमान लंदन चले गए थे, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच शुरू कर दी गई थी। रहमान को डर था कि अगर वो ढाका में रुके तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उसके बाद से ही उन्होंने लंदन को अपना ठिकाना बना लिया था, लेकिन 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले चुनाव के लिए रहमान को वापस लौटना पड़ा है। उनके ढाका लौटते ही बीएनपी नए जोश में दिखाई दे रही है, और ये जोश रहमान के स्वागत में उमड़ी भीड़ से भी देखा जा सकता है। बीएनपी का बढ़ता समर्थन जरूर यूनुस की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि बीएनपी के दबाव में ही यूनुस को फरवरी में चुनाव कराना पड़ रहा है। और ये दबाव तब और बढ़ गया जब यूनुस की सरकार से एक के बाद एक इस्तीफे शुरू हो गए। अब जो इस्तीफा हुआ है वो है यूनुस के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी का। खुदा बख्श चौधरी के इस्तीफे को बांग्लादेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। ये इस्तीफा ढाका में हुए बम धमाके के बाद आया है। दरअसल खुदा बख्श चौधरी गृह मंत्रालय की देखरेख कर रहे थे और उनके पास राज्य मंत्री का पद था, लेकिन हाल ही में देश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की जान लेने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हादी जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। उन्हें 12 दिसंबर को ढाका में गोली मार दी गई थी। 18 दिसंबर को उनकी जान चली गई, जिसके बाद बांग्लादेश में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए।
आरोपियों की गिरफ्तारी का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। जिन लोगों के इस्तीफे की मांग की गई उसमें खुदा बख्श चौधरी का नाम भी था, क्योंकि वो गृह मंत्रालय संभाल रहे थे। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रही हैं। हिंदुओं के बाद अब ईसाई समुदाय कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया है। क्रिसमस से पहले ढाका के मेघा बाजार के इलाकों में बम से धमाका हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। जिस युवक की जान गई उसका नाम सैफुल बताया गया है, जो एक स्टॉल पर चाय पी रहा था। तभी ऊपर फ्लाईओवर से फेंका गया एक बम उस पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। जिस जगह ये घटना हुई वहां से नजदीक ही एजी चर्च और एजी चर्च स्कूल की 2 इमारतें हैं, जिसके चलते ईसाई समुदाय में चिंता दिखाई दे रही है। यूरोप और अमेरिका ने क्रिसमस पर अपने देश के निवासियों, खासतौर पर ईसाई समुदाय के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप को लेकर चौंकाने वाले खुलासे की। एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों ने अमेरिका की सियासत में भूचाल ला दिया है। कई सफेद पोश बेनकाब हो रही हैं, जिसमें एक नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी है। वैसे ट्रंप अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स के सार्वजनिक होने से कई बेगुनाहों की इमेज खराब हो रही है। कई ऐसे लोग थे जिनका जेफरी एप्स्टीन के अपराधों से कोई लेना देना नहीं था, वो बस कभी उससे मिले भर थे। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। दरअसल ट्रंप की सफाई के पीछे का सबसे बड़ा कारण एप्स्टीन से उनके रिश्तों को माना जा रहा है। ये बात तो ट्रंप खुद कबूल कर चुके हैं कि एप्स्टीन एक वक्त उनका सबसे अच्छा दोस्त था, बाद में उससे दूरी बना ली। लेकिन जब एप्स्टीन से ट्रंप की दोस्ती थी, उस वक्त के काले पन्ने अब सामने आ गए हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो डॉक्यूमेंट अब जारी किए हैं, उसमें ट्रंप के आलीशान रिजॉर्ट मारे-लागो को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के लग्जरी रिजॉर्ट में सिर्फ वेश्याओं के लिए आलीशान पार्टी होस्ट की जाती थी। FBI की रिपोर्ट में 2020 में मारे-लागो की पार्टी के बारे में जानकारी की बात कही गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2020 में एक महिला ने साल 2000 की घटना के बारे में बताया था कि एप्स्टीन के साथी घिस्लेन मैक्सवेल ने उसे पाम बीच आइलैंड पर एक पार्टी में आने का न्योता दिया था। इसी पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप ने सबको मारे-लागो में एक पार्टी के लिए इनवाइट किया था। जब महिला ने इस पार्टी में जाने की इच्छा जाहिर की, तो उसे साफ कह दिया गया कि यह पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है, सिर्फ वेश्याओं के लिए है। हालांकि न्याय विभाग ने खुद कहा है कि फाइल्स में कुछ दावे पूरी तरह निराधार हैं, जिनका इरादा सिर्फ ट्रंप की इमेज खराब करना है। साफ है, ट्रंप को बचाने की पूरी कोशिश न्याय विभाग की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही अमेरिकी न्याय विभाग ने भी ये दावा किया है कि जेफरी एप्स्टीन मामले में संबंधित 10 लाख से अधिक अतिरिक्त दस्तावेज उसे मिले हैं, जिन्हें आने वाले समय में जारी किया जाएगा। यानी आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वैसे जिस तरह से अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से ट्रंप को बचाने की कोशिश हो रही है और ट्रंप के खिलाफ जो सबूत सामने आ रहे हैं, उन्हें न्याय विभाग गलत ठहरा रहा है, उससे न्याय विभाग पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं। इमरान खान की पार्टी PTI और उनके परिवार की पाकिस्तानी सेना से लगातार तनातनी चल रही है। इमरान खान की तरफ से सेना और सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, तो फौज की तरफ से इमरान खान और उनके समर्थकों को धमकियां दी जा रही हैं। इमरान खान ने जेल से ही आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है, तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी इमरान खान और उनके समर्थकों को धमकी दे दी है। साफ कर दिया है कि सरकार और सेना इमरान के दबाव में नहीं आएगी। कहा जा रहा है कि मुनीर इमरान को सजाए मौत दिलाना चाहते हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो इमरान की हत्या करवाना चाहते हैं। इस बीच आसिम मुनीर ने इमरान खान को खुली धमकी दे दी है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आसिम मुनीर ने कहा है कि किसी को भी देश विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुनीर ने कहा, हम किसी गलत इरादे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो इरादा राजनीतिक हो या फिर कुछ और हो। सेना ने राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को रोकने की कसम खाई है। हालांकि मुनीर ने किसी नेता या अफसर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका ये बयान सीधे तौर पर इमरान खान के लिए चेतावनी माना जा रहा है। बीते काफी वक्त से पाकिस्तानी आर्मी और इमरान खान के बीच लगातार तनातनी देखी जा रही है। खास तौर से आसिम मुनीर के CDF बनने के बाद पाक सेना का रुख इमरान खान और उनकी पार्टी PTI पर आक्रामक है। तो वहीं लंदन में रह रहे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान सरकार में विशेष सलाहकार रहे शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में हमला हुआ है। अकबर के समर्थकों का आरोप है कि यह हमला आसिम मुनीर के इशारे पर कराया गया है, जिसे लेकर बवाल मच गया है। दरअसल हाल ही में अकबर ने आसिम मुनीर को डरपोक बताया था और दावा करते हुए कहा था, उस आदमी में डर इतना है कि वो रात में सोते समय भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। इस बयान के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी और उन पर अब हमला हुआ है। जिस तरह से आसिम मुनीर ने इमरान खान और उनकी पार्टी पर सख्त रुख अपनाया हुआ है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्त में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन इमरान खान भी हार मानने को तैयार नहीं है। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने की बढ़ती उम्मीद की।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जंग 4 साल से चल रही है और जितनी भी कोशिश समझौता कराने की अभी तक हुई है वो सभी फेल रही। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि ये जंग रुक सकती है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ मिलकर 20 सूत्रीय नया शांति प्लान तैयार किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की समझौते को तैयार हो गए हैं। अब प्रस्ताव रूस को भेज दिया गया है। ऐसे में सभी की निगाहें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पुतिन अगर इस प्रस्ताव पर बात करने को तैयार होंगे तभी सीज फायर हो पाएगा, नहीं तो जंग जारी रहेगी। जो 20 सूत्रीय शांति योजना तैयार की गई है उसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन इसे मानेंगे, ये मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने इस योजना को लेकर जो दावे किए हैं उसमें कई ऐसी बात है जिनसे पुतिन को आपत्ति हो सकती है। ज़ेलेंस्की ने शांति प्लान के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें यूक्रेन की संप्रभुता को पूर्ण रूप से मान्यता दी गई है। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश ये स्वीकार करेंगे कि यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र है। इसके अलावा यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी दी जाएगी और शांति के समय में उसकी सेना की संख्या 8 लाख बनी रहेगी। अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देश यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी देंगे। अगर रूस फिर से यूक्रेन पर हमला करता है तो उस पर सभी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे। वहीं अगर यूक्रेन बिना उकसावे के रूस पर हमला करता है तो ये सुरक्षा गारंटी लागू नहीं होगी। इस प्लान में तुरंत सीजफायर की बात कही गई है, लेकिन यूक्रेन के जिस हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है उस पर कोई बात नहीं की गई है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वो यूक्रेन से जमीन छोड़ने की मांग पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पुतिन ये भी कह चुके हैं कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो रूस सैन्य ताकत की मदद से इन इलाकों को हासिल करेगा। शांति के लिए दुनिया को युद्ध में रूस की जीत को स्वीकार करना होगा। वहीं ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन रूस द्वारा कब्जाए गए इलाकों को कभी रूस का हिस्सा नहीं मानेगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे इंसानों की बात की दुनिया की। हम इंसान हजारों लाखों साल से इस दुनिया पर राज करते आ रहे हैं, लेकिन कैसा होगा अगर इस दुनिया में हम इंसानों की प्रजाति ही खत्म हो जाए। ये सुनने में तो डरावना लगता है, लेकिन अगर ऐसा वाकई में हो जाए तो फिर दुनिया का क्या होगा? इस दुनिया पर कौन राज करेगा? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि चिंपैंजी या बंदर हमारी जगह लेंगे, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टिम कूलसन ने अपनी किताब द यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ अस में इस संभावना की कई परतें खोली हैं। उनका मानना है कि हमारे बाद दुनिया पर राज करने वाला अगला जीव ऑक्टोपस हो सकता है। जी हाँ, दरअसल हम इंसानों को लगता है कि धरती हमारे बिना नहीं चल सकती, लेकिन सच तो यह है कि हमने इस ग्रह के इतिहास में महज कुछ पल ही बिताए हैं। मगर सवाल यह है कि हमारे बाद ऑक्टोपस ही क्यों? तो जवाब यह है कि ऑक्टोपस के पास वो सब कुछ है जो एक सिविलाइजेशन बनाने के लिए चाहिए, जैसे तेज दिमाग, वो जटिल समस्याओं को सुलझाने और औजारों का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। कम्युनिकेशन, वो रंग बदलकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिजिकल पावर, उनके पास हड्डियां नहीं होती जिससे वो किसी भी छोटी सी जगह में समा सकते हैं और शिकार कर सकते हैं। कूलसन का तर्क है कि ऑक्टोपस अपनी बुद्धि के दम पर शायद पानी के बाहर भी सांस लेने के तरीके खोज लें और इतने डेवलप हो जाएं कि वो जमीन पर शिकार कर सके। हालांकि ये सब होने में लाखों साल लगेंगे, मगर ऐसा मुमकिन है क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी प्रजाति हमेशा के लिए नहीं रहती। कूलसन की ये स्टडी हमें बताती है कि हम धरती के मालिक नहीं हैं, बल्कि बस कुछ समय के मेहमान हैं। हमारे जाने के बाद भी दुनिया से जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि एक नए तौर पर विकास होगा, बिल्कुल वैसा जैसा हमने सोचा नहीं होगा। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।